डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, थीम 11, क्लास 11th. We will study about the modernization of 4 countries of East Asia: जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड ताइवान. सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का हाइलाइट्स. That is the things to study. The first thing is East Asia in the beginning of 19th century. क्योंकि ये चारों कंट्रीज ईस्ट एशिया की हैं, तो हम ईस्ट एशिया एज अ होल देखेंगे. इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी क्या हिस्ट्री था, उसके बाद पढ़ेंगे हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. From where do we familiarize us with this history? And third will be geopolitical feature of China and Japan as a case study. केस स्टडी में हम चारों नेशंस को पढ़ेंगे अलग अलग. सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी ऑफ जापान में हमें क्या पढ़ना है. मेजर डेवलपमेंट्स इन मेडिवल टाइम इन जापान. उसके बाद हम मेजी रेस्टोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जापान. फिर हम पढ़ेंगे लीडिंग मेजी लीडिंग टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान. देन इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन इन 1870s हम पढ़ेंगे जापान का. फिर नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. देन विल स्टडी अबाउट जापानीज एटीट्यूड टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन. किस तरह से उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया या नहीं किया, इसके बारे में हम देखेंगे. देन वी विल कम टू 20th सेंचुरी, जिसमें स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे जापान का. एंड फाइनली जापान आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, दैट इज 1945-46 के पीरियड के बाद का जापान हम पढ़ेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. देन कमिंग टू केस स्टडी ऑफ चाइना, इसमें हम जो पॉइंट्स उठाएंगे वो है क्वेश्चन ऑफ सॉवरेंटी ऑफ चाइना और द चैलेंजेस फेस्ड बाय किंग डायनेस्टी इन 1840s. जापान में जैसे मेजी रेस्टोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उस तरह यहाँ पे किंग डायनेस्टी से हम शुरू करेंगे. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट सुन यात सेन, who is considered the founder of modern China, Republic of China. उसके बाद हम थर्ड फेज जो है चाइना का, उसमें हम राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके मोस्ट फेमस लीडर माओ जेतोंग के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ अर्ली 20th सेंचुरी, 1920s में जिस तरह से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू किया और उसके बाद उसका क्या पॉलिसीज़ रही, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन माओ का पीरियड बिटवीन 1949 to 65 देखेंगे हम, जिसमें न्यू डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. देन 1965 to 78, जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आया. एंड फाइनली 1978 ऑनवर्ड्स, जिसमें चाइना में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. उसके बाद 2 और कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ताइवान और कोरिया. एंड फाइनली इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन द मेथड और पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान एंड चाइना. पाथ टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर देखें तो पाथ इज़ द डिफरेंट वेज इन विच दे मॉडर्नाइज देमसेल्व्स, especially China and Japan, and we will look into the difference also. सबसे पहला सेगमेंट, लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट वाज द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ ईस्ट एशिया इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी. जियोपॉलिटिकल मतलब ज्योग्राफिकल फीचर, दैट इज अ रिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, एंड पॉलिटिकल मीन्स अगेन द पॉलिटिकल फीचर ऑफ दैट कंट्री. सबसे पहले चाइना देखें. इट वॉज डोमिनेटेड बाई चाइना अंडर किंग डायनेस्टी. But after few decades, China went into turmoil and it faced colonial challenges. And then the country faced civil war on as the dynasty, that is imperial government, lost power. Phase wise अगर देखें, and उसके बाद देखेंगे there was no effective reforms in China, and it lost its hands, lost in the hands of Japan. China lost its power to Japan. Then China tried to rebuild the nation by freeing from Western and Japanese control. China was a colonial country. It was under Western power and Japanese power. Then civil war broke into 1949 and Communist Party emerged with victorious. Then by 1970s, wide-ranging reforms of economy came about, which brought back capitalism and free market as ideological system, retarded growth. So this was all about China in the beginning of 19th century, its geopolitical scenario. Coming to Japan, an advanced industrial nation was Japan, because it was defeated by Anglo-American forces. US occupation brought democratic political system in Japan. Then Japan rebuilt its economy by 1970s and it became a major economic power. Then capitalist principle for modernization was introduced in Japan, but it also resisted Western power
and strengthened its traditions, and Japanese, whatever Japanese was there, it was promoted, and Japanese institutions were made strong. Now let us look into the sources of history of this chapter, especially these countries. When we study about them, what are the sources that familiarize us with these history of these various countries. The history was an important guide for rulers and Japan and China. जापान और चाइना में ये सिस्टम था कि हिस्ट्री लिखवाई जाती थी रूलर्स के द्वारा, सो दैट दे कुड ग्लोरीफाई देयर रूल. रीज़न वॉज द पास्ट प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स टू बी जज्ड. पास्ट में कोई मिस्टेक है तो उसको इम्प्रूव करना, और पास्ट में जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखना, ये दोनों पर्पस था इनको हिस्ट्री लिखने का. देयरफॉर दे एस्टैब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेनिंग डिपार्टमेंट्स, एंड दे ऑल्सो रोट अबाउट डायनेस्टिक हिस्ट्री. सो ये जो दो चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इन बोथ इन चाइना एंड जापान. एग्जाम्पल है इसमें साइमा क्यान वॉज अ चाइनीज़ हिस्टोरियन बिटवीन 140 to 90 BC, जो सबसे पहला रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अगर हम देखें. देन जापानीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय Chinese, and also they also started writing history. So example here was 1869, the Meiji government established bureau to collect, record and write victors वर्जन ऑफ मेजी रेस्टोरेशन. जिस तरह से हमने चाइना के हिस्टोरियन के बारे में देखा, उसी तरह मेजी गवर्नमेंट में जापान में 1869 में रिटन हिस्ट्री लिखी जाने लगी, उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाने लगा, और प्रॉपर वर्जन ऑफ विक्टर, जो भी जीतता था उसका वर्जन जो था हिस्ट्री का वो लिखाया जाने लगा. देन रिस्पेक्ट फॉर रिटन रिकॉर्ड लाइक स्कॉलरली राइटिंग, पॉपुलर लिटरेचर एंड रिलीजियस ट्रैक्ट्स बिकेम अ ट्रेंड. प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज वर इम्पॉर्टेंट इन प्री मॉडर्न पीरियड. हिस्ट्री के ऊपर इतना जोर दिया जाने लगा कि प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशिंग जो हाउसेस थे उनको इम्पॉर्टेंस दिया जाने लगा. देन मॉडर्न स्कॉलर्स यूज दीज मटीरियल्स इन न्यू एंड डिफरेंट वेज. ये जितने भी पास्ट के रिकॉर्ड्स थे, बाद में जो मॉडर्न स्कॉलर्स आए उन्होंने उसको यूज़ किया और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने में उन्हें आसानी हुई. फॉर एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ 19th century, चाइना के लियांग खिचाऊ थे और जापान के क्यूमे कुनीता के. सो ये दो हिस्टोरियंस का काफ़ी नाम है, विच इज़ अगेन स्टूडेंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर 1 mark क्वेश्चन. देन राइटिंग ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स, फॉर एग्जाम्पल मार्को पोलो of Italy between 1254 to 1324 in China was also a part of historical source. Then writing in science by English scholars like Joseph Needham for China and George Sampson for Japan. तो ये जो historians यहाँ पे नाम है, इटालियन हो चाहे इंग्लिश स्कॉलर हो, ये फॉरेन स्कॉलर्स थे जिन्होंने चाइना और जापान की हिस्ट्री को अलग नज़रिए से देखा और उसके बारे में लिखा. Sources of history के बाद we move on to the physical feature of China and Japan, and the question will be China and Japan have marked physical contrast, justify the statement. किस तरह से चाइनीज़ और जापानीज़ जो कंट्रीज़ हैं चाइना और जापान की, उनके रिलीफ में या उनके जोग्राफिकल पोजीशन में या उनके लैंड फॉर्म में डिफरेंस है. लेट अस फर्स्ट सी एंड स्टडी अबाउट चाइना. चाइना इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री, बहुत बड़ा उसका एरिया है. Then it is dominated by 3 rivers, that is Yellow River, which is also called Huanghe, then Yangtze River and Pearl River. Yangtze जिसको Jiangxiang भी कहते हैं, this is the third longest river in the world, और Pearl River है जो third river है. इन 3 river से पूरे चाइना में काफ़ी agriculture etc., trade etc. is also taken care of. Then the third point is a large part is mountainous in China. Then Han dominant ethnic group, Han नाम का जो ethnic group है वो सबसे dominant है. Language क्या है चाइना की? It is Chinese and Cantonese, Chinese Cantonese and Shanghainese. So ये languages हैं. Then regional diversity है काफ़ी सारा food में. And other nationalities like Uyghurs, Hui, Manchu and Tibetan, they also exist along with the mainland Chinese people. Then if we look into Japan's physical feature, it is a string of island. 4 main island है जिससे मिलके जापान बना है: होन्शु, क्यूशु, शिकोकू and Hokkaido.
50% of Japanese land is mountainous. Then the population is Japanese, Ainu, Korean, and these people who came as labor to Japan. They together they make the population of Japan. Then Japan is also considered as an earthquake zone. There is lack of animal rearing, and staple crop in Japan is rice. So this is all about the physical contrast or physical features of China and Japan. Next question that we again follow in the geographical aspect is give a brief account of food culture of China and Japan. जिस तरह का रिलीफ, जिस तरह का लैंड फॉर्म, उस तरह का फूड कल्चर. चाइना का अगर हम देखें, चाइनाज फूड रिफ्लेक्ट इट्स रीजनल डाइवर्सिटी. मेजर टाइप्स ऑफ फूड क्या है? सदर्न पार्ट जिसको कैंटोनीज क्विजीन कहते हैं, जो सबसे फेमस भी है, वर्ल्ड फेमस भी है. इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डिमसम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टच योर हार्ट. देन पेस्ट्रीज है, डम्पलिंग है. ओवरसीज चाइनीज़ में जो सबसे पॉपुलर डिश है चाइनीज़ का, वो मेनली कैंटोन से ही आता है. नॉर्दर्न चाइना में व्हीट एंड शिजुआन स्पाइस इज़ फेमस, विच वॉज ब्रॉट बाय बुद्धिस्ट मंक्स अलॉन्ग सिल्क रूट. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वन मार्कर में काफ़ी काम देगी. देन चिलीज वॉज ब्रॉट बाय पोर्चुगीज ट्रेडर्स इन 15th सेंचुरी. ईस्टर्न चाइना में जो पॉपुलर है राइस एंड व्हीट. जापान का जो स्टेपल फूड एज आई सेड इज राइस, and along with it fish is very popular. Fish is consumed for protein. Raw fish को sushi कहा जाता है, which is very popular and healthy. So this is all about the physical contrast, जिसमें land form और type of food आपका आता है. थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. Let us talk about Japan's political system. सबसे पहले हम केस स्टडी में जापान देखेंगे, उसके बाद चाइना, उसके बाद फिर कोरिया और ताइवान के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस बिगिन विथ जापान. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान, विच कैन बी अंडरस्टूड इन सेवरल पार्ट्स. 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे. पॉलिटिकल सिस्टम को 3 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पीरियड जो था दैट वाज बिफोर और टिल 12th सेंचुरी, जिसमें क्योटो कैपिटल था और एम्परर वहाँ से रूल करते थे. सेकेंड फेज जो है जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम का, वो है आफ्टर 12th सेंचुरी, जिसमें मिलिट्री कमांडर्स जो थे उन्होंने पावर अपने हाथ में ले लिया राजा से, एम्परर से, और उनको कहा जाता था शोगुन्स. सो द शोगुन्स वर द मिलिट्री कमांडर हु टुक पावर फ्रॉम द एम्परर. थर्ड फेज जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम का है 1603 से 1867 का, जिसमें रूल करने वाले जो फैमिली थी उसको टोकुगावा फैमिली कहते थे. और they held position of shoguns, and the country was divided into 250 domains under lords who were called daimyo. Shoguns controlled daimyo and capital was Edo. आज के टोक्यो को उस समय ईडो कहा जाता था, मॉडर्न टोक्यो को. and shoguns controlled cities and mines. और जो उनके आर्मी जो थे उनको सामुराई कहा जाता था. द सामुराई वर आर्मी अंडर डाइमो एंड शोगुन्स. इसके बाद 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, 1603 से 1867 के बारे में हमने पढ़ा. उसके बारे में उसके बाद एक क्वेश्चन हम देखते हैं. लेट 16th सेंचुरी 3 चेंजेस डिसाइडेड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ जापान. व्हाट वर दे? ये सारा पास्ट की बात हमने की. इसके बाद फ्यूचर डेवलपमेंट का अगर हम देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि 3 जो चीज़ें थी उन्होंने डिसाइड किया कि जापान का जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा या फ्यूचर उसका जो एस्पेक्ट होगा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, वो कैसा होगा. 3 चीज़ें थी. पहला था पेजेंट्री वॉज डिसआर्म्ड, ओनली सामुराई कैरिड स्वॉर्ड्स. पहले क्या होता था कि जापानीज़ को भी मिलिशिया के रूप में यूज़ किया जाता था. अब जापानीज़ को डिसआर्म कर दिया, पेजेंट्री को. पेजेंट्री इनिशियली वॉज यूज्ड एज मिलिशिया. नाउ द पेजेंट्री वॉज डिसआर्म्ड एंड ओनली सामुराई कैरिड स्वॉर्ड्स. जो वेपन्स थे वो समुराई को पूरी तरह से सेना का रूप दे दिया गया, और इस वजह से पीस एंड ऑर्डर बरकरार हो गया. सेकेंड जो चेंज आया 16th सेंचुरी में, वो था द डायमो ऑर्डर टू स्टे इन कैपिटल ऑफ डोमेन्स.
टाइम उसको सिर्फ कैपिटल में इस्टेब्लिश करके रखा जाने लगा। और जो थर्ड था वो था लैंड सर्वे वॉज डन एंड ओनर वॉज आइडेंटिफाइड, टैक्स पेयर वॉज आइडेंटिफाइड, जिससे क्या फ़ायदा हुआ, इट इंश्योर्ड रेवेन्यू बाय ग्रेडिंग लैंड प्रोडक्टिविटी। ज़मीन को सबसे पहले सर्वे किया गया, उसको समझा गया, उसमें जो ओनर और टैक्स पेयर थे उसमें फ़र्क किया गया, और उस वजह से रेवेन्यू कैसे रेगुलर आएगा ज़्यादा और कम प्रोडक्टिविटी से, उसकी स्टडी की गई। इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इकोनॉमी को एनहांस करने में। सो दीज वर द थ्री चेंजेस विच डिसाइडेड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ जापान आफ्टर लेट 16th। लेट अस मूव ऑन टू 17th सेंचुरी। अब आते हैं हम जापान इन 17th सेंचुरी में। इसमें बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखें, क्वेश्चन नंबर 1, तो मेजर डेवलपमेंट बिफोर मेजी एडमिनिस्ट्रेशन है जो 17th सेंचुरी का है, और उसके बाद का जो है वो 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स का होगा। Here we will take up a question, describe or mention the developments that were brought about in mid 17th century Japan। ईडो जो था, जिसको टोक्यो भी कहते हैं, और उसके अलावा क्योटो एंड ओसाका, ये तीन सिटीज यानी टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका, दे बिकेम द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड एज daimyos capital became bigger। growth of commercial economy creating financial and credit system, इतना ज़्यादा कमर्शियल इकोनॉमी बढ़ गई कि फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपर इसको बनाया गया, क्रिएट किया गया, और क्रेडिट सिस्टम यानी लोन देने का या उधार देने का जो सिस्टम था जिससे काम और तेज़ी से हो सके, वो शुरू हो गया। देन पर्सन का जो मेरिट था वो इम्पॉर्टेंट था मोर देन स्टेटस, कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है या किस क्लास को बिलोंग करता है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस इंसान में काबिलियत क्या है। सो मेरिट ऑफ ए पर्सन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड दैन द स्टेटस ऑफ फैमिली एक्सेट्रा। वाइब्रेंट कल्चर इन सिटीज़ डेवलप्ड एंड मर्चेंट्स पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड थिएटर। मर्चेंट जो बहुत रिच थे उन्होंने आर्ट और थिएटर को पेट्रोनाइज करना शुरू किया, यानी बढ़ावा देना शुरू किया, और इस वजह से सिटीज़ में वाइब्रेंट कल्चर, प्लूरलिस्टिक कल्चर डेवलप हो गया। Reading became widespread. Writers earned living by writing. People rented books to read easily. प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से रीडिंग जो थी वो काफ़ी पॉपुलराइज हो गई, लोग काफ़ी लिखने लगे, लिखने की वजह से बुक्स छपने लगी और बुक्स लोगों को मिलने लगी, और लोग किराए पे भी किताबें लेके पढ़ा करते थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी रीडिंग। जापान इम्पोर्टेंट लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। लोगों के पास पैसा आने लगा तो लोगों की लाइफ भी लग्जूरियस हो गई, और इम्पोर्टेड जो चीज़ें थी वो यूज़ करने लगे लोग, जैसे चाइना से सिल्क और इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल। लेकिन उसके बाद में लेटर स्टेज में क्या हुआ, लेटर ड्यू टू स्ट्रेन ऑन इकोनॉमी, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन के कमी होने की वजह से, टोकुगावा रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट एंड डेवलप्ड सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजिन। पहले सिल्क आता था चाइना से, बाद में इन्होंने अपने निशिजिन, क्योटो का एक सिटी था, वहाँ पे डेवलप किया इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री, और बाद में इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के बाद सिल्क का लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गया जापान। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है आपको, सेपरेट क्वेश्चन। देन इकोनॉमी डेवलप्ड थ्रू इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ शेयर मार्केट। People started questioning the Chinese influence after studying their ancient Japanese literature। उनको जापानीज लिटरेचर जो एंशियंट था उसकी ग्लोरी को देख के लोगों ने ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जापान पे क्यों है, क्योंकि जापान का अपना कल्चर इतना रिच है, सो वी डोंट नीड एनी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। सो पीपल हु वर मॉडर्न एट दैट टाइम स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मेजी रेस्टोरेशन के बारे में। अभी हमने बिफोर मेजी रेस्टोरेशन को किया, अब देख रहे हैं डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ जापान आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन। 1868 In 1868 the Emperor Meiji re-emerged as an important figure। राजा जो था वो मेजी, वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर के रूप में उभर के आया। शोगुन वॉज रिमूव्ड आफ्टर अ मूवमेंट एंड कैपिटल शिफ्टेड टू टोक्यो। Then the scholars and leaders of Japan were alerted और warned against colonial rule in India and China। लोगों को ये समझाया जाने लगा कि हमारे आसपास के जो देश हैं इंडिया और चाइना, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट किया हुआ है, कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश किया हुआ है, उस तरह से जापान को नहीं बनना। और ये स्कॉलर समय समय पर जापानीज़ को आगाह करते थे या समझाते, अलर्ट करते रहते थे।
और उसको काउंटर करने के लिए जापानीज डेवलप्ड इकोनॉमी एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी टू काउंटर कलोनियल सब्जुगेशन। कलोनियल जो रूलर्स हैं वो आके इनको डोमिनेट ना करे, उसके लिए जापान ने अपने आप को मजबूत किया, अपनी इकोनॉमी को और अपनी आर्मी को काफ़ी मजबूत कर लिया। देन दे क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनहुड, लोगों के बीच में जापानीज कल्चर के प्रति, जापानीज नेशन के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन था या उनका जो इम्पोर्टेंस देना था, ये सारा कुछ डेवलप किया गया लोगों के आप। देन दे ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन्स, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सिटीजन का रूप दे दिया गया, सब्जेक्ट या प्रजा के रूप में नहीं ट्रीट किया जाता था। न्यू गवर्नमेंट विच केम अबाउट, दैट इज द मेजी गवर्नमेंट, they restored they built emperor system along with bureaucracy and military. So emperor was a part of system, emperor was considered as a part of system। उनके साथ bureaucracy और military जो थी वो उनको पूरा सहयोग देती थी रूल को चलाने के लिए। ऑफिशियल वर सेंट टू यूरोप टू लर्न मोनार्कीज, emperor respected as descendant of sun goddess। एम्परर की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए उन्हें गॉड का या सन गॉड का रिप्रेजेंटेटिव या उनका डिसेंडेंट बताया जाने लगा, और ऑफिशियल्स को बाहर भेजा जाता था यूरोपियन कंट्रीज़ में मोनार्कीज़ के बारे में ढंग से सीखने के लिए। बिफोर वी मूव ऑन वी विल लुक इनटू वन सब क्वेश्चन, एक छोटे क्वेश्चन में देखते हैं। दिस चेंज हैपेंड ड्यू टू अराइवल ऑफ यूएसए डिप्लोमैट कोमोडोर मैथ्यू पेरी। मैथ्यू पेरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके आने से जापान में यूएस और जापानीज रिलेशन का क्या हुआ और किस तरह से जापान को मैथ्यू पेरी के आने से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा। और वी कैन लुक द क्वेश्चन एज व्हाट वाज द रीज़न ऑफ पेरी कमिंग टू जापान। इसमें 4 रीज़न हम देखेंगे। डिमांड फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो यूएसए का डिप्लोमेट था जापान इसलिए आया था क्योंकि उसको ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना था जापानीज से। सेकंड क्या रीज़न था? टू साइन ट्रीटी टू परमिट ट्रेड, कि जापान मान जाए कि यूएस से डायरेक्ट ट्रेड करे। देन एज जापान ले ऑन रूट टू चाइना, यूएसए सॉ इट एज मेजर मार्केट। यूएसए को अलग से जापान से भी रिलेशन बनाने में फ़ायदा था, और चाइना जाने के लिए बीच में जापान को क्रॉस करके पैसिफिक से अगर यूएसए आता ट्रेड करने तो पैसिफिक में पहले जापान और उसके बाद उसके ईस्ट में चाइना है, तो उसके लिए भी उनको मेजर मार्केट रूट या ट्रेड रूट डेवलप करना था। इसलिए भी कमोडोर मैथ्यू पेरी का आना इम्पॉर्टेंट था। और फोर्थ रीज़न था यूएसए नीडेड अ प्लेस इन पैसिफिक टू रिफ्यूल। अगेन अपने वॉरशिप्स के को रिफ्यूल करने के लिए यूएसए को एक ज़मीन की ज़रूरत थी जो कि वो जापान से उम्मीद करता था कि वो प्रोवाइड करेंगे। जापान टिल देन ओनली ट्रेडेड विथ हॉलैंड, उसके पहले तक हॉलैंड से सिर्फ जापान का ट्रेड रिलेशन था। अब हम पढ़ेंगे एम्परर सिस्टम के बारे में, जिसको हमने मेजी रेस्टोरेशन में पढ़ा था। दैट न्यू गवर्नमेंट बिल्ट एम्परर सिस्टम अलॉन्ग विद ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री। उसमें एक क्वेश्चन नया है, हाउ वॉज एम्परर सिस्टम डेवलप्ड अंडर मेजी रेस्टोरेशन? The answer will be, according to scholars, emperor were a part of administrative system. As I said कि along with bureaucracy and military, emperor अपने आप को part of administrative system मानता था। Then they considered themselves as descendant of God, यानी divine kinship का एक system था, इसलिए उनको रिवियर किया जाता था या उनका आदर किया जाता था। They were shown as leader of westernization and they wore western style uniform, their king. Then his birthday was declared as national holiday. Edicts issued, edicts का मतलब official orders, they were issued in his name to set up modern institutions. कोई भी नया ऑर्डर पास करना होता था तो उन्हीं के नाम पे होता था। Because of this, it encouraged people to learn to do public good and promote common interest. जो edicts में जो चीज़ें लिखी जाती थी उसमें मेन था कि लोगों को ये इनकरेज किया जाता था कि आप जितना हो सके सीखिए, पब्लिक गुड कीजिए और लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट है जापानीज़ का उसको डेवलप कीजिए। मेजी रेस्टोरेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो था स्कूलिंग। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय 1910 एंड न्यू स्कूल सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड इन 1870। मेजी रेस्टोरेशन हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले एक और सब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड स्कूल एजुकेशन सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग Meiji Restoration or government? New school system began in 1870.
In 1910, schooling became universal and compulsory for boys and girls. Then minimum tuition fee was taken, मिनिमाइज कर दिया गया था बिल्कुल. करिकुलम जो था वो वेस्टर्न मॉडल पे था, मॉडर्न आइडियाज़ पे था, लेकिन जापानीज़ के प्रति, जापानीज़ हिस्ट्री और आइडियोलॉजी के प्रति जो लॉयल्टी थी उसको बिल्कुल मेंटेन किया गया. देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ जापान कंट्रोल्ड टू थिंग्स, टेक्स्ट बुक, करिकुलम, थ्री थिंग्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग. ये तीन चीज़ों की जो चीज़ें थी, टेक्स्ट बुक, करिकुलम और टीचर्स ट्रेनिंग, ये गवर्नमेंट के हाथ में थी. एंड मॉरल कल्चर वॉज टॉट. और मॉरल कल्चर में क्या क्या सिखाया जाता था? पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, नेशन की तरफ से लॉयल होना और अच्छा सिटीजन बनने की हमेशा कोशिश करना. दैट इज रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स, लॉयल्टी टू द नेशन एंड टू बिकम गुड सिटीजन वन हैज़ टू बी ऑलवेज मेक एफर्ट. सो ये चीज़ें सिखाई गई इन स्कूलिंग सिस्टम. उसके बाद फाइनली देखेंगे हम मेजी रेस्टोरेशन का क्वेश्चन जो कंटिन्यू था. मेजी गवर्नमेंट इम्पोज न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. हाउ? By alerting old village and domain boundaries, by having adequate revenue to maintain school and health centers, center for military recruitment, etc., by having legal system to regulate political groups, control protest meeting and maintain censorship, and military and bureaucracy under direct control of the emperor. और जो हर यंग मैन जो थे 20 साल से ऊपर वाले, दे हैड टू टेक मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरीली. So these were the things which were imposed or which were directed by new administrative system under Meiji Restoration. Now we will finally conclude this question by that army pressed for vigorous foreign policy to acquire more territories. And what was the result? War with China and Russia, in which both wars Japan won. जापान का expansionist policy थी. आर्मी को हमेशा इनकरेज किया जाता था कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे मेन जो पर्पस होगा वो एक्सपेंशन का होगा. चाइना और जापान दोनों को चाइना और रशिया दोनों को जापान ने हराया. देन गवर्नमेंट इम्पोज एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ नेशनलिज्म. लोगों को नेशनलिस्ट बनाया जाने लगा कि जो भी जापानीज़ चीज़ें हैं या जो भी जापान की आइडियोलॉजीज़ हैं उसका रिस्पेक्ट करें. जापान को इकोनॉमिकली भी बहुत डेवलप किया गया. एंड मोर कॉलोनीज वर एक्वायर्ड which suppressed spread of, and they also started suppressing spread of democracy. तो यहाँ तक हमने मेन जो मेजर क्वेश्चन हमारा था मेजी रेस्टोरेशन का था. इन बिटवीन हमने सब क्वेश्चंस किए. एक स्कूल, दूसरा मैथ्यू पेरी के एडवेंट का, हमने यूएस डिप्लोमेट कोमोडोर मैथ्यू पेरी का जापान में आके पॉलिसीज से रीज़न से उसको हमने किया. उसके बाद हमने एम्परर सिस्टम के बारे में पढ़ा. So these three are sub questions. Other than that, we have discussed an 8-mark question about Meiji Restoration, the political development of Japan after Meiji Restoration. So, and I have drawn lines, which means that you can demarcate all the question. जो सब question है वो अलग से कीजिए और जहाँ lines draw है वो Meiji Restoration का सारा part है, which will come under 8-mark question. Now let us move on to modernizing Japanese economy. इसमें क्वेश्चन होगा हाउ डिड जापान मॉडर्नाइज इट्स इकोनॉमी अंडर मेजी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स. अभी तक हमने मेजी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ा. अब हम इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे अंडर मेजी गवर्नमेंट. The answer will be funds were raised through agriculture tax. टैक्स सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से लिया जाता था. फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन टोक्यो एंड पोर्ट ऑफ योकोहोमा was built in between 1870 to 1872. Then textile machineries were imported from Europe. Foreign technicians were hired to train the Japanese workers. Teachers from Europe taught in universities and schools in Japan. Then Japanese students were sent abroad. And by 1872, banking system was also set up. Then major shipbuilders gave tax benefit and subsidies so that trade could be carried in Japanese ships. Example क्या था? Mitsubishi and Sumitomo. ये दो एग्जाम्पल हैं बड़ी कंपनीज के जिन्होंने ट्रेड को डेवलप किया जापानीज शिप्स में ले जाने के लिए. टिल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर
बिजनेस फैमिलीज कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिनको जाइबात्सु कहा जाता था, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. देन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड स्प्रेड टू अदर जापानीज आइलैंड लाइक होकाइडो, which was autonomous with Ainu tribe, and Brazil and Hawaii, which where government encouraged migration. जापानीज को encourage किया जाता था ब्राज़ील और हवाई जैसे जगहों पे जाके स्प्रेड हो जाएं. विद इन जापान अर्बनाइजेशन वॉज इंक्रीज बाय 1935. तो इकोनॉमी को डेवलप करने के ये वेरियस तरीके थे, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वो उनके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ अलग से एक और क्वेश्चन आएगा, एंड दिस ऑल्सो विल कम अंडर योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाउ डिड इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स ग्रो अंडर मेजी गवर्नमेंट इन जापान. बेस जो है वो मेजी गवर्नमेंट है, उसमें हमने पहले पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा 8 मार्क्स का, उसके इन बिटवीन हमने सब क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ा. नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो ये पार्ट है ये देखेंगे. हाउ डिड इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स ग्रो अंडर मेजी गवर्नमेंट इन जापान. नंबर ऑफ वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर इंक्रीज्ड. मोर देन हाफ वर विमेन इन फैक्ट्रीज. विमेन ऑर्गेनाइज फर्स्ट स्ट्राइक इन 1886. यहाँ पे विमेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह यहाँ पे भी विमेन काम करती थी, लेकिन विमेन को राइट्स मिले हुए थे. ये यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं था. ये पता कैसे चलता है, 1886 में जो पहला फैक्ट्री स्ट्राइक था वो विमेन ने ही ऑर्गेनाइज किया था. नंबर ऑफ मेन इन फैक्ट्रीज इंक्रीज्ड बाय आफ्टर 1900 CE. देन साइज ऑफ फैक्ट्रीज ऑल्सो बिगैन टू इंक्रीज. लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थी, ये तो सारे मेरिट्स थे इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल वर्कर के. ड्रॉबैक्स क्या थे, रैपिड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर led to environmental degradation and destruction. इतनी ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत इनको फैक्ट्रीज में पड़ने लगी कि अंधाधुंध पेड़ों का काटा जाने लगा और फॉरेस्ट कम होने लगे. सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, फर्स्ट एजिटेशन लॉन्च्ड अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन 1897 फोर्सिंग गवर्नमेंट टू टेक एक्शन. ये जो एजिटेशन हुआ 1897 में, जिसमें गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि आप एक्शन लीजिए नहीं तो एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा. सो इमेजिन जिस एनवायरनमेंट के बारे में हम आज बात करते हैं, इनमें जापानीज जो थे वो 19th सेंचुरी में ही उसके बारे में कंसर्न थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एग्रेसिव नेशनलिज्म का. डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म अंडर मेजी गवर्नमेंट. अगेन आफ्टर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वी विल टॉक अबाउट एग्रेसिव नेशनलिज्म अंडर मेजी गवर्नमेंट. मेजी कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, यानी सबको वोटिंग राइट नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था. इट क्रिएटेड डाइट, पार्लियामेंट को डाइट कहते थे, विच इज़ अ जर्मन वर्ड ड्यू टू जर्मन इन्फ्लुएंस इन लीगल एरियाज. जो जितने भी लीगल नॉर्म्स थे या लीगल एरिया थे जापानीज के, वो इंस्पायर होते थे जर्मन लीगल सिस्टम से, और इस वजह से उन्होंने जब अपना पार्लियामेंट बनाया तो उसको डाइट नाम रखा, विच इज़ अ जर्मन वर्ड. इट लिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट. डाइट को जो था, क्योंकि एम्परर मेन रूलर था, इसलिए पार्लियामेंट की जो पावर थी वो लिमिटेड थी. एम्परर वॉज मेड कमांडर ऑफ फोर्सेज. द स्ट्रेंथनिंग ऑफ मिलिट्री वॉज टू अवॉइड और टू काउंटर वेस्टर्न डोमिनेंस. हमेशा ये डर लगा रहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज आके कॉलोनी ना बना ले जापान की. उस वजह से जब जापानीज जो एम्परर था उसने अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था और खुद कमांडर था अपनी मिलिट्री का. दस आर्मी वॉज एक्सपैंडेड एंड टैक्स वर हाई टू मेंटेन आर्म्ड फोर्सेज. क्योंकि हमेशा डर बना रहता था अटैक का रशिया, चाइना और यूएसए से, इस वजह से अच्छी आर्मी, उनकी जो स्ट्रॉन्ग आर्मी को ये मेंटेन करते थे, और उस वजह से लोगों को बहुत हाई टैक्स भी पे करना पड़ता था आर्मी को मेंटेन करने के लिए. अब हम देखते हैं कि यूरोपियन जो सिस्टम था या जो वेस्टर्नाइजेशन था उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ जापान पे, और ट्रेडिशंस का क्या इन्फ्लुएंस हुआ. यहाँ क्वेश्चन हुआ व्हाट इन्फ्लुएंस डिड वेस्टर्न वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल यूएसए, have on Japan during Meiji government. Answer will be Japan aspired the civilized USA and Western Europe. क्योंकि अपने आप जापान में इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, अपनी इतनी ज़्यादा उनको हाईली नेशनलिस्ट लोग थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इसलिए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया यूएसए और वेस्टर्न यूरोप को. देन मेजी इंटेलेक्चुअल फुकुजावा युकिची asked or suggested to shed Japan's Asian
familiarity, that is characteristic. अगेन यहाँ पे फुकुजावा यूकिची जो है वो मेजी इंटेलेक्चुअल के नाम से जाने जाते हैं, 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट. बट नेक्स्ट जनरेशन दे क्वेश्चन यूएसए और वेस्टर्न आइडियाज एक्सेप्टेंस. उन्होंने, अगली जनरेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम यूएसए और वेस्टर्न आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें जो भी जापानीज़ है वो ज़्यादा पसंद है. दे इंसिस्टेड ऑन नेशनल प्राइड एंड इंडिजिनस वैल्यूज़. सम इंटेलेक्चुअल और फिलोसोफर्स लाइक मियाके सेत्सुई, he argued that nation should develop its own identity, own talent. ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है. और यंग फिलोसोफर्स में जो थे वो मियाके सेत्सुई जो थे, उन्होंने ये कंडीशन रखा लोगों के सामने कि यू शुड फॉलो द जापानीज आइडियोलॉजीज एंड नॉट कॉपी द वेस्टर्न आइडियाज. देन अदर्स वांटेड डेमोक्रेसी एंड राइट टू वोट फॉर women, and thus the Meiji government announced a constitution in 1881, 1890s and 1820s, and it was rewritten after Second World War, that is on 3rd November 1946 in force. It came into force, that is it was implemented. Now let us try to understand how the daily life was affected in under Meiji government in Japan due to various economic development. Question will be discuss how daily life was transformed as Japan developed. Question 2 NCERT अगर आप बैक क्वेश्चन देखें. As more people became affluent यानी अमीर, the new ideas of family spread. न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम शुरू हो गया. हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे. हस्बैंड ब्रेड विनर था और वाइफ जो थी वो होम मेकर मानी जाती थी. न्यू टाइप्स ऑफ अप्लायंसेज वर यूज, जैसे टोस्टर, राइस कुकर एक्सेट्रा. इनको कि जापानीज़ किचन में जगह मिली और उनको यूज़ किया जाने लगा. उसके बाद एंटरटेनमेंट के भी तरीके नए हो गए. न्यू टाइप्स ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट. न्यू टाइप ऑफ हाउसिंग शुरू हो गया. चीप एंड इजीली अवेलेबल हाउस वर मेड. देन जेंडर इक्वालिटी की तरफ जापानीज़ बढ़ने लगे. मेन एंड विमेन में जो डिफरेंस था उसको कम किया जाने लगा. 1878 आते आते बेटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया जापान में, जैसे इलेक्ट्रिक कार, ट्रैम्स, पब्लिक पार्क्स एक्सेट्रा इनकरेज किया गया या बिल्ट किया गया उसको. Then radio stations were opened in 1925 and movies were began to be made in by 1899. Sometimes traditional norms and political behavior were also questioned. जो जापानीज ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे उसमें अगर कुछ बैकवर्डनेस थी तो उसको क्वेश्चन किया जाने लगा और पॉलिटिकल बिहेवियर को के बारे में भी बातें की जाने लगी. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा. एक सब टॉपिक है ओवरकमिंग मॉडर्निटी इन जापान. बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था उसको काउंटर करके, उसको ख़त्म करके जापानीज़ ट्रेडिशन को बढ़ावा देने वाला एक सिस्टम सा बन गया, जिसमें क्वेश्चन आपका आएगा हाउ डिड स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म फाइंड फुल एक्सप्रेशन इन 1930s एंड 40s इन जापान. यानी 20th सेंचुरी आते आते जापानीज जो थे उनको अपने कल्चर पे इतना प्राउड फील होने लगा कि उन्होंने अपनी कंट्री में नेशनलिज्म या रिगरस नेशनलिज्म, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेशनल एग्रेसिव नेशनलिज्म को इस्टेब्लिश किया. सो हाउ डिड स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म फाइंड फुल एक्सप्रेशन इन 1930s एंड 40s. इसका आंसर देखते हैं. जापान लॉन्च्ड वॉर्स टू एक्सटेंड इट्स एम्पायर इन जापानीज एंड अदर इन चाइनीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया. इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी. जापान अटैक्ड यूएसए ऑन 7 December 1941 एट पर्ल हार्बर. पर्ल हार्बर कहाँ पे है? हवाई में होनोलुलु नाम की जगह है, हवाई द्वीप में या हवाई आइलैंड में. वहाँ पे पर्ल हार्बर था जहाँ पे यूएसए की एक शिप जो थी, वॉर शिप थी, वो वहाँ पे स्टेज थी, वहाँ पे खड़ी थी और लोग आफ्टर द वॉर पीपल वर रिलैक्सिंग देयर ऑन दैट शिप एंड इट वाज एट पर्ल हार्बर, दैट इज़ होनोलुलु, हवाई, that merged into Second World War. During this period, government of Japan had greater control on society. Repression and imprisonment of dissidents were made. Then formation of patriotic societies were built up. Then debates were conducted on how to combat West while being modern. जब जापानीज़ ये उपाय ढूंढने लगे कि बिना यूरोप को कॉपी किए हम अपने आप अपने लेवल पे मॉडर्न कैसे बन सकते हैं. एफर्ट्स टू रेस्क्यू जापानीज म्यूजिक फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वर आल्सो मेड. देन मॉडर्न वर्ड वाज डिफाइंड बाय फिलोसोफर निशितानी कीजी एज 3 streams ऑफ वेस्टर्न थॉट. पहला था रेनेसां,
दूसरा था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और तीसरा था नेचुरल साइंस। द एफर्ट वाज मेड टू क्रिएट ग्रेटर ईस्ट एशिया। इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके जापानीज जो थे वो ग्रेटर ईस्ट एशिया की कल्पना करने लगे, जिसमें जापान डोमिनेंट होगा और बाकी सारी उनके अंडर में या कॉलोनी के रूप में रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।